चलिए तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट में रिडॉक्स के अंदर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सीख लिया था। आई थिंक मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था मैंने, सिखाया था नहीं सिखाया? देखो एक बार, मुझे याद आ रहा है मैं सिखा दिया था। हाँ, एक के दो टुकड़े करके P4 प्लस P4 दो बार लिख कर, तो फिर मना क्यों कर रहे हो हैं? सिरे से नकार दिया आपने तो। चलिए तो बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी है हर तरह की रिएक्शंस की, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अपने पास क्वेश्चन आपको शीट शायद आज नहीं तो कल तो मिली जानी है, नहीं आओ प्रिंट पे गई हुई है, ठीक है। तो उसमें आप क्वेश्चंस करना, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में आपको अलग अलग किताबों में बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैलेंसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग उनको आप कवर करें, फिर ये अपने आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काम में आता है तो वहाँ यूज़ कर लिया करेंगे हम इसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कई जगह पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करना पड़ता है। जैसे इनऑर्गेनिक में हम कॉपर की या मेटल्स की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करते हैं ना, तो उन रिएक्शंस को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। खैर एज सच बैलेंसिंग कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बैलेंसिंग पर से, तो जो आएगा बड़ा आसान होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते हैं। उसमें कहते हैं थोड़ा सा स्पीसीज को ब्रेक करने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस और इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बैकबोन, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। इस चैप्टर में आपको एन फैक्टर बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसी के बेसिस पर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन से बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। तो हेडिंग डालें आप लोग नेक्स्ट, एन फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन। देखिए एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्सचेंज्ड पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के लिए जितना भी चार्ज एक्सचेंज हुआ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर। ये आप ध्यान रखना, एन फैक्टर हमेशा एक मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होता है। इसका यूज भी आता है कई जगह पर। अलग अलग स्पीसीज के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर कभी भी फिक्स्ड, एन फैक्टर रिएक्शन के साथ क्या होता है, चेंज। एन फैक्टर को बेसिकली हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट मास। क्या कैलकुलेट करने के लिए? क्या आप लोगों को इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो याद रखें, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको उसके मोलर मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन फैक्टर से। तो ये आप ध्यान रखें, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। आपको किसी भी सब्सटेंस का किसी भी रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना है तो उसके मोलर मास को किससे डिवाइड करना है, उसके एन फैक्टर से डिवाइड करना है। अब अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रिएक्शंस में एन फैक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं केसेस को। सबसे पहला केस आता है आपके पास आयंस का। किसका? आयंस। तो आयंस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो सिंपली उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके एन फैक्टर को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं Al3+, बताओ Al3+ का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? बताओ Al3+ का एन फैक्टर कितना है? तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर, दैट इज 9। सबसे सिंपल, आयंस के लिए एन फैक्टर उनके चार्ज के बराबर होता है। जो आपके पास सेकंड कैटेगरी आती है वो आते हैं सॉल्ट्स। क्या आते हैं? ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान है, उन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सॉल्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो एक सॉल्ट के ना दो पार्ट होते हैं, कैटायन होता है और एक, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। आप जैसे मान लो NaCl हो गया, जैसे मान लो आपके पास MgCl2 हो गया, आपके पास CaSO4 हो गया, लेट से आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, या फिर आपके पास Ca3PO4 होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं। तो हर सॉल्ट में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो अगर किसी सॉल्ट के लिए आपको एन फैक्टर निकालना है तो या तो आप उसको लिख सकते हो उसका टोटल कैटायनिक चार्ज। क्या लिख सकते हो? यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज। या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप टोटल एनायनिक चार्ज लिख सकते हो, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। एन फैक्टर ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये भी पसंद नहीं है तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, एलसीएम ऑफ चार्ज ऑन कैटायन
एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है उनका एलसीएम निकाल लो, उससे भी आपको क्या मिल जाएगा, एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल बताओ NaCl का एन फैक्टर कितना होगा, 1 + 1 - 1 1 1 का एलसीएम 1, MgCl2 +2 - 1 2 1 का एलसीएम 2, CaSO4 +2 - 2 एलसीएम 2, +3 - 2 एलसीएम 6, Ca +2 PO4 3 और 2 का एलसीएम 6, ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6। तो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, कैटायन और एनायन के चार्जेस का एलसीएम, या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज, और आप लिख सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट? चलिए, सॉल्ट्स के बाद हमारे पास अगली स्पीसी आती है, वो आते हैं एसिड्स। नहीं, जीरो का तो इनफाइनाइट हो जाए ना, इक्विवेलेंट मास डिफाइंड नहीं होगा फिर वो, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो। देखिए, फॉर एसिड्स एंड बेसिस दोनों को मैं एक साथ ही काउंट कर रहा हूं। एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है उसकी बेसिसिटी के बराबर। किसके बराबर? बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H+ आयंस एन एसिड कैन डोनेट, या वो प्रोवाइड करवा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर या बेसिसिटी बोल लो। सिमिलरली बताओ बेसिस के लिए क्या होगा, बेसिस के लिए एन फैक्टर होता है उनकी एसिडिटी। एसिडिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ OH- इट कैन प्रोवाइड, या फिर नंबर ऑफ H+ इट कैन एक्सेप्ट। ठीक है, तो जितने भी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं वो सब H+ लेते हैं। जहां पर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया हो गया, आपके पास मिथाइल अमाइन हो गया, आपके पास एराइल अमाइन हो गया, ठीक है, हाइड्राजीन हो गया, तो जितने भी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, पिरिडीन हो गया, C5H5N, ये सब क्या होते हैं, बेसिस की तरह काम करते हैं, सब क्या लेते हैं, H+। तो एक एसिड कितने H+ दे रहा है और एक बेस कितने H+ ले रहा है या OH- दे रहा है, वो क्या होता है, उसका एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल HCl, बताओ एन फैक्टर कितना होगा, 1, एक H+ दे सकता है। बताओ H2SO4, एन फैक्टर कितना होगा, 2। बताओ H3PO3, एन फैक्टर कितना होगा, 2। बताओ H3PO4, एन फैक्टर कितना होगा, 3। आपके पास है H3PO2, एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो ये फास्फोरस के 3 एसिड्स हैं, आपके नजर में अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका होता है फास्फोरिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर से आप इनकी एन फैक्टर और बेसिसिटी बता सकते हो, तो बड़ी आसान होती है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है सबको। फास्फोरस के ऑक्साइड की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो देखो, एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, फिर जितने OH के कॉम्बिनेशन बनते हैं बनाओ। बताओ, एक ऑक्सीजन हटा दिया, 3H 3O, कितने OH बना सकते हो, जितने OH बना सकते हो उतने OH चिपकाते जाओ। H3PO3, देखो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, बताओ कितने H, 3, कितने O, कितने OH बना सकते हो, तो 2H चिपका दो, बचा क्या, एक H। H3PO2, एक ऑक्सीजन हटाने के बाद सिर्फ एक ही OH बन सकता है, बाकी क्या होंगे, H। या आप शायद ऑर्गेनिक में अब तक सीख चुके होंगे कि एक एसिड सिर्फ वो H दे सकता है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तीनों H दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3। ये 2H दे सकता है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। ये सिर्फ एक दे सकता है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। बोलो, समझ पा रहे हो? इस तरह होता है H3BO3, H3BO3, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा एसिड है जो अपना H+ नहीं देता है, ये वाटर से H+ फ्री करवाता है। देखो, H3BO3 की स्ट्रक्चर होती है ये, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, इन्होंने पढ़ लिया था हम लोगों ने ना उसको भी। चलिए, अब वाटर है आपके पास H2O, वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये वाटर अपना लोन पेयर इस बोरोन को डोनेट करेगा, तो उससे क्या होगा, देखो ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है एक तरीके से।
आपस बन जाएगा OH होल थ्राइस B। वाटर ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज को होल्ड, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो इसको निकालते ही H प्लस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो ये बनाएगा BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। तो देखो इसने अपना एक भी H नहीं दिया, इसने जो H प्लस फ्री करवाया वो कहाँ से करवाया, वाटर से। तो पानी में डिजोल्व करने पर क्योंकि एक H प्लस देता है तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? चलिए इसी तरह अगर हम बेसिस के बारे में बात करें तो बेसिस अगर आपके पास OH माइनस वाले बेस हैं तो भाई शक्ल देखते जाओ और एन फैक्टर बताते जाओ। यहाँ एसिड जैसा कोई केस नहीं होता, जितने OH सब देगा तो बताओ इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 3। समझ पा रहे हैं? वहीं आपके पास अमोनिया उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो अमोनिया या उसके डेरिवेटिव को अगर एज अ बेस काम करना है तो वो H प्लस लेगा। तो देखो अगर इसने एक H प्लस लिया तो ये क्या बना लेगा, NH4 प्लस। एक H प्लस ले सकता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। मान लो अगर इसकी जगह ये होता NH2 CH2 CH2 NH2, तो अब देखो इसके पास 2 नाइट्रोजन है लोन पेयर वाले, बताओ ये कितने H प्लस ले सकता है, तो ये 2 H प्लस लेकर क्या बना लेगा बताओ, NH3 प्लस CH2 होल ट्वाइस NH3 प्लस। तो क्योंकि ये 2 H प्लस ले रहा है बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। बोलो समझ में आ रहा है? फिर ये फिक्स नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जनरल केस है, कुछ नहीं दिया तो हम ये मानकर चलेंगे। किसी भी एसिड या बेस का एन फैक्टर उसकी रिएक्शन के टाइप पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कि उस रिएक्शन में उस टाइम वो कितने H प्लस या कितने OH माइनस दे रहा है। तो अब एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि एन फैक्टर ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन in which it participates. For example, आपके पास है H2SO4, ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रहा हूं, तो ये बना रहा है NaHSO4 प्लस H2O। फिर से मैं H2SO4 ले रहा हूं और उसकी रिएक्शन फिर से NaOH से करवाई मैंने, और इस बार बनाया Na2SO4 प्लस 2H2O। तो आप देखें दोनों रिएक्शन में H2SO4 सेम स्पीसी है, लेकिन दोनों केसेस में इसका एन फैक्टर क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखो, यहां से जब ये यहां पहुंचा तो उसने कितने H प्लस दिए होंगे, सिर्फ एक। बताओ यहां से जब ये यहां पहुंचा तो उसने कितने H प्लस दिए होंगे, 2। ऑल्दो H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड है, 2 H प्लस देता है, लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन में उसने सिर्फ एक H प्लस दिया है, एक नहीं दिया है, इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना लेकर चलेंगे, 1। बताओ इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना होगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को डाउट है इसके अंदर? ऐसे देखो अगर आपके पास कोई बेस है, बेस फॉर एग्जांपल मैं यही केस ले लेता हूं कि मेरे पास NH2 CH2 होल ट्वाइस NH2 है। अगर इसने एक H प्लस लिया तो एक H प्लस दोनों से कोई एक नाइट्रोजन लेगा, तो ये क्या बनाएगा बताओ, NH2 CH2 होल ट्वाइस NH3 प्लस। बताओ कितना H प्लस लिया इसने, तो इसका एन फैक्टर कितना लिखूंगा, 1। इसी रिएक्शन को दोबारा लिखूं, NH2 CH2 होल ट्वाइस NH2, और अब ये 2 H प्लस ले ले, तो दोनों नाइट्रोजन एक H प्लस ले लेंगे, क्या बनाएंगे, NH3 प्लस CH2 होल ट्वाइस NH3 प्लस। बताओ अब इसका एन फैक्टर कितना होगा? क्या आपको बात समझ में आती है? किसी को डाउट है इसके अंदर? तो इस तरह से आप एन फैक्टर का आइडिया लगा सकते हो एसिड्स और बेसिस के लिए। अच्छा एक एग्जांपल मेरी तरफ से आपके लिए, ये है ZnOH होल ट्वाइस। ये HCl से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है ZnOHCl प्लस H2O। बताओ इन दोनों का एन फैक्टर कितना कितना? किसका? दोनों का। भाई HCl तो कुछ भी नहीं बनी होगा इसका, एक H प्लस दे रहा, ये 2 H माइनस दे सकता था, लेकिन दिया कितना है, एक। बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा?
बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप एसिड्स और बेसिस हैं तो ये देखो कि वो कितने H+ दे रहे हैं, कितने OH- दे रहे हैं, उसी हिसाब से क्या होगा उसका एन फैक्टर डिसाइड होगा। कोई डाउट? आगे बढ़ूँ? चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट केस। चलिए अब जो आप केस पढ़ रहे हो यही आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगा। यहाँ मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताने वाला हूँ, इन रिएक्शंस को याद रखने की कोशिश करें। ऑल्दो याद तो मैं आपको करवा दूंगा, बट स्टिल आप इनको याद रखने पर थोड़ा सा फोकस करें, ये आपके यहाँ भी काम में आएंगे और आगे तक भी काम में आती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना फोर्थ केस है दैट इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो देखो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर एन फैक्टर निकालना चाहते हो तो एन फैक्टर क्या होता है, कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते देते हैं। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद, अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए वो उसका एन फैक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो क्या कहलाएगा, उसका एन फैक्टर। बेसिक समझ में आता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं तो एक एक करके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलवाता हूं। जो आपके पास सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला जानते हो? वेरी गुड। तो फिर मुझे पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला ही बता दो, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये तो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसी का भाई होता है, ये होता है पोटेशियम मैंगनेट। मैंगनेट क्यों? क्योंकि इसमें MnO4 2- आयन होता है, उसको हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। यहां पर Mn आता है +7, इसमें होता है पर मैंगनेट आयन MnO4-। इसका कलर होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। जबकि K2MnO4 कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है। तो पहली बात करते हैं पोटेशियम, इसकी बात नहीं करेंगे, बात इसी की करेंगे, यही काम को। तो मैंने ऐसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो 3 अलग अलग मीडियम में 3 अलग अलग रिएक्शन शुरू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए आपके, ठीक है। तो MnO4- अगर एसिडिक मीडियम में आता है, एसिडिक मीडियम को जनरली हम H+ से डिनोट करते हैं, तो ये खुद कन्वर्ट होगा Mn2+ में। जरा गौर से देखें, हम इसका और इसका दोनों का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। बताओ Mn कौन से स्टेट में था? +7। +7 से कहां पहुंचा? कितने का चेंज? 5। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर है 5। तो यहां लिख लेता हूं, एन फैक्टर है 5। तो बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4- कितना हो जाएगा? m/5, मोलर मास बाय 5। सही है? कोई डाउट? अगर वहीं आपने इसकी रिएक्शन करवा दी न्यूट्रल या फिर स्लाइट बेसिक, तो ये कन्वर्ट होगा MnO2 में। किस में कन्वर्ट होगा? जहां पर Mn+4 में होता है एन फैक्टर 3। देखो एक मोल ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 3 मोल। बताओ इसका इक्विवेलेंट मास m/3। और अगर आपका मीडियम कंप्लीटली एल्कलाइन या फिर बेसिक है, एल्कलाइन या बेसिक दोनों एक ही बात है, उस केस में कन्वर्ट होगा पर मैंगनेट आयन में MnO4 2-। यहाँ Mn कौन सी स्टेट में है? +6। बताओ एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास। सही है? अभी तक आप इसका एन फैक्टर निकाल रहे थे। अगर आपको इसका एन फैक्टर निकालना है इस रिएक्शन में, इधर से इधर चले जाओ,
तो इधर से इधर गए, +2 से +7 कितने का चेंज, n फैक्टर, +4 से +7, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी मोलर मास बाय 3, इसका भी मोलर मास बाय क्या आ जाएगा 1। बोलो सही है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 कौन कौन से मीडियम में किस किस में कन्वर्ट होता है, ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये तो पता होना ही होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में हमेशा MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+। चिंता मत करो, याद हो जाएगा, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने KMnO4 की कुछ रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ, उस पर आप फोकस करना। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूँ, और स्लाइड बेसिक में भी काउंट होता है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस, वो ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि मेरे को क्वेश्चन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही कि MnO4 माइनस है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर MnO4 माइनस। ऑप्शन ए था इट्स इक्विवेलेंट मास इज m/5 इन एसिडिक मीडियम, सेकेंड इट्स इक्विवेलेंट मास इज m/3 in basic medium, its equivalent mass is m/3 in neutral medium, and its equivalent mass is m/1 या m/2 ले लो in, गलत बोल गया मैं कुछ। देखो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट मास इज m/5 इन एसिडिक मीडियम, दूसरा है इक्विवेलेंट मास इज m/3 इन न्यूट्रल मीडियम, थर्ड इक्विवेलेंट मास इज m/3 इन बेसिक मीडियम, एंड फोर्थ इक्विवेलेंट मास इज m/4 इन बेसिक मीडियम। ये चलो m/1 ले लो, दो ऑप्शन, तो बताओ ये सही है? सही है। ये सही है। ये स्लाइटली बेसिक भी तो बेसिक में होगा। गरीब और स्लाइटली गरीब में क्या फर्क है? या अमीर और स्लाइटली अमीर, है ना? स्लाइटली अमीर भी तो अमीर में काउंट होगा। और ये भी सही है, समझ मेरी बात को? मतलब ये वाला केस जो है ना m/3, ये बेसिक और स्लाइट बेसिक दोनों में ही काउंट होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में को एग्जैक्टली याद नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, अभी आप शीट मिलेगी उसमें तो आपको दिख जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। खैर चलिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। ये जो आपका KMnO4 है, ये एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो KMnO4 इज, आपके मन में कोई भी शंका डाउट है पूछ लेना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको फिर। इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एंड कैन ऑक्सीडाइज। अब जितनी रिएक्शन में लिख रहा हूं वो आपको याद रखनी है, वो मैं आज ही याद करवा दूंगा आपको, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखें, एसिडिक मीडियम में बताओ KMnO4 खुद तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। अब अगर इसको कहीं पर Fe2+ मिल गया तो उसको पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ में। तो आपको इसकी रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए ऐसे ही। देखें रिएक्शन क्या होगी, MnO4 माइनस, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, Fe2+। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बताओ खुद किस में जाएगा, Fe2+ को किस में भेज देगा, और पानी तो फ्री में मिलता है, क्योंकि मीडियम है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? तो ये रिएक्शन लिख ली। अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो अगर आप उसमें सीख जाओ उसको अच्छे से, तो विद इन 5 to 10 सेकेंड आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, बहुत आसान होता है। देखो करके देखते हैं। Mn+7 से +2 कितने का चेंज, 5, +2 से +3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो 5, Mn 1 Mn, 5 Fe 5 Fe, फिर क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितना है, 4 ऐड कर दो, 4 हो गए, 8 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस खत्म। समझ पा रहे हैं? खैर एन फैक्टर मुझे निकालने हैं, तो क्योंकि हमने बैलेंस करे तो मैं आपको बता दूं, एन फैक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो रिएक्शन को बैलेंस करके निकालो या फिर बिना बैलेंस करे निकालो। तो ऑब्वियसली बिना बैलेंस करे निकालेंगे अपन तो, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम। तो पहले बिना बैलेंस बात करते हैं। बताओ Mn यहाँ कौन से स्टेट में था, +7, +7 से +2 आने में इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, यानी इसके 1 मोल ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5। Fe +2 से कहाँ गया, +3, बताओ इसका एन फैक्टर 1। समझ पा रहे हैं? आप इधर से इधर में एन फैक्टर निकाल सकते हो। बताओ यहाँ Mn कितना था, +2 से कितना गया, इस Mn का एन फैक्टर भी कितना, सॉरी 5,
और इस Fe3+ का इन्फेक्टर 1। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप बैलेंस रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? बैलेंस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो वो होता है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या होता है? बताओ इस रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना? 5। अब आप काउंट करोगे पर मोल के लिए। बताओ इसके 1 मोल ने कितने लूज किए, मतलब कितने एक्सचेंज किए? 5, तो इन्फेक्टर 5। इसके 5 मोल ने 5 किए, तो बताओ 1 मोल ने कितना, इसलिए इसका इन्फेक्टर कितना आ रहा है? 1। इसके 8 मोल ने 5 किए ना, तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा? 5/8। कितना होगा? 5/8। ये कौन है? मीडियम। कौन है? मीडियम का इन्फेक्टर निकालना हो तो आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना पड़ेगा और कोएफिशिएंट से डिवाइड करना हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताओ इसका इन्फेक्टर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसके मोल कितने हैं यहाँ पर? 1, तो इसका इन्फेक्टर 5। इसके 5 मोल के लिए 5 का, तो 1 मोल के लिए 1 का। बताओ इसका इन्फेक्टर 5/4 कितना होगा? 4 मोल के लिए 5, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 5/4। समझ पा रहे हो? तो जिनमें चेंज आ रहा है उनका तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर जो मीडियम की तरह काम कर रहा है उसके लिए आपको रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस, और फिर उसको उसके कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। खैर चलिए, अब तो अपन डायरेक्ट ही निकालेंगे जहां तक पॉसिबल हो सकता है। तो ये Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe3+ में। ये ऑक्सिलेट आयन को C2O4 को किस में कन्वर्ट कर देता है? CO2 में। किस में कन्वर्ट करता है? रिएक्शन लिखो, क्या बनेगी बताओ? MnO4- प्लस C2O4 मीडियम नहीं लिख रहा हूं अब, Mn2+ प्लस, देखो इससे +7 से +2 गया, इसका इन्फेक्टर 5। चलिए ये बताओ यहाँ कार्बन कौन से स्टेट में? +3। बताओ +3 से कार्बन यहाँ कहाँ पहुंचा? +4। कितने का चेंज? 1। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ कितने कार्बन है? 2। तो 1 के लिए 1 का, तो 2 के लिए 2। तो बताओ इस मॉलिक्यूल का इन्फेक्टर कितना हो गया? 2। किसी को डाउट है? इसका निकालना है तो इसका तो 5 ही आएगा। अब इसका निकालना है +4 से +3, कितने का चेंज? यहाँ कितने कार्बन है? वहां कितने भी मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसका निकाल रहा हूं उसमें कार्बन गिनने हैं मेरे को। अच्छा बताओ यहाँ 5 लिखा हुआ होता तो भी इन्फेक्टर 1 ही होता। कितना होता? एन फैक्टर निकालते टाइम हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चिंता, तो बस इसको जाने दो भाड़ में। +4 से +3, 1 का चेंज, 1 कार्बन है, इसलिए इसका इन्फेक्टर कितना होगा? 1। कोई डाउट? इसके अलावा ये I- को किस में भेज देगा? I2 में। किसे भेज देगा? तो मैं बाकी के इसका इन्फेक्टर तो निकालते नहीं हूँ, 5 फिक्स है, इनका बता दो दोनों का। इसका 1 और इसका, वेरी गुड। -1 से 0 आ रहा है, कितने का चेंज? 1। कितना आयोडीन है? 1, इन्फेक्टर 1। 0 से किस में आ रहा है? -1, 1 का चेंज, लेकिन इन्फेक्टर आ गया 2। बोलो कर सकते हैं? उसके अलावा ये SO2 को भेज देगा SO4 में, ये H2S को भेज देगा सल्फर में, ये H2O2 को भेज देगा O2 में, ये Sn2+ को किस में भेज देगा? Sn4+ में। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे रिएक्शन, और भी रिएक्शन है। NO2 को NO3- में भेज देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बहुत आसान है, इनकी हाई स्टेट में पहुंचाते जाओ। सल्फर की तो और भी होती है, पर सल्फर का आपको केस ध्यान रखना पड़ेगा। H2S को S में पहुंचाता है। ये देखो NO2 यहाँ +4 में है, +4 से भेज देगा +5 में। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी होती है? +5। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है वो ये है, 1 2 3 4। बाकी याद रहना रहे, ये 4 एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए। तो Fe2+ को कहाँ भेजता है? Fe3+। ऑक्सिलेट C2O4 को, I- को, और H2S को। कोई डाउट? चलिए फिर मिलते हैं अपने दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? K2Cr2O7। लिखे नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। So it's K2Cr2O7। देखें
ये भी KMnO4 की तरह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसकी तरह ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ कौन से मीडियम में रिएक्ट करता है? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O7 ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में। कौन से मीडियम में? बताओ एन फैक्टर। वेरी गुड। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 6। इसका 3। भाई क्रोमियम यहाँ कौन सी स्टेट में है? +6। +6 से +3 गया 3 तक। कितने क्रोमियम? एन फैक्टर। इसका निकालना है, +3 से आया +6, कितने का चेंज? 1 क्रोमियम, एन फैक्टर 3। कोई डाउट? एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट मास आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास m/6, इसका इक्विवेलेंट मास m/3। कोई डाउट? अब ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? इधर देखना मत, बस अपनी ईमानदारी से। वैसे नहीं देखोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जो रिएक्शन KMnO4 शो करता है वो सारे रिएक्शंस कौन शो करता है? K2Cr2O7। यानी एसिडिक मीडियम में ये बताओ Fe2+ को किस में भेज देगा? आगे C2O4 2- को, H2S को, H2O2 को, SO2 को, इनको ना देख लिया करो। SO2 में कौन सी स्टेट है? +4। तो +4 से ऊपर क्या बनेगा? +6। तो SO4 2- में भेज देगा। I- को ऐसे Cl- को Cl2 में भेज देगा ये, है ना। उसके अलावा क्या था आपके पास? NO2 को NO3- में, SN2+ को। चलो, जो रिएक्शन आपको याद रखने की थी वो आपको याद हो चुकी है, मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको आगे के लिए भी याद रहेगी, चिंता मत करो। सो Fe2+ को Fe3, ऑक्जेलेट को CO2 में। 80% केसेस में तो यही काम में आएगी, बाकी केसेस में कुछ और आती रहेंगी जो आती रहेंगी। सही है। तो ये आपके 2 काम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जिनके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अपने एक और कंपाउंड की तरफ जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है। अच्छा खाओ, उतना खाओ जितना डाइजेस्ट हो। अगर हम एक ही दिन में ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो अगले दिन सारी साफ हो जाएगी। इसलिए जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव हो तो हमेशा उसको टुकड़ों में याद रखते हैं, धीरे धीरे धीरे। 40 दिन है ना अपने पास, अगर तो 40 दिन में आप रोज़ की 2 रिएक्शन भी याद रखो, 3 रिएक्शन में, तो आपको 40 दिन में 120 रिएक्शन याद होती हैं। उससे ज़्यादा पूछेंगे ही नहीं। 25 को चले जाना। प्रैक्टिकल दिसंबर में किसके होते हैं? नया साल मनाना, इसको न्यू ईयर की पार्टी फिक्स कर ली इसने। मुझसे पूछ लो। हाँ, नहीं मैं रहूँगा नहीं यहाँ। खैर चलिए, नेक्स्ट है आपके पास एक और कंपाउंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2। तो देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और, तो ये दोनों की तरह काम करता है डिपेंडिंग ऑन ये किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई इससे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद किसकी तरह काम करने लग जाएगा? रिड्यूसिंग की तरह। अगर कोई इससे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद किसकी तरह काम करने लग जाएगा? इसके ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये आपको ध्यान रखने होते हैं, रटने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है, ठीक है। समझाता हूं आपको। देखो, मान लो ये काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस मुझे इतना बता दो, अगर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इटसेल्फ क्या होगा? होगा? और बताओ, इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा? भाई खुद रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। चलिए, अभी H2O2 बताओ, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लाहौल बिला -1 होगा ना। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में तो -1 होता है। अभी ऑक्सीजन को -1 से भी नीचे जाना है। बताओ ऑक्सीजन की -1 से नीचे पॉसिबल स्टेट, वो तो -1 से बड़ी हो गई। मथायस -2। अब -2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बताओ। H2। -2 में H2 ही तो होगा। तो जब ये खुद रिड्यूस होगा तो बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा?
H2O में, H2O में ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। किसी को डाउट है? सही है, आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? नहीं सद्दाम नहीं, आपका नाम पूछो। नहीं आपसे बोल रहा हूँ, ब्लू शर्ट, हाँ ब्लू टी शर्ट, प्रतीक। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए तो बताओ एन फैक्टर दोनों के। इनको तो जानता हूँ मैं, इनका नाम तो याद हो गया मेरे को। इसका एन फैक्टर और इसका दो नहीं एक, ऐसे नहीं था। हाँ आंसर दे रहे हो बिल्कुल लॉजिकल। पेपर में समझ करोगे, पेपर में कौन बताने आएगा? मतलब आप जो सोचोगे वही सही है। लाइट मत लो अब कुछ भी। क्या अब मेरी पेंटिंग बोलेगी थोड़ी ना, क्या फायदा? पेपर खराब हो, मनुष्य आदमी को उठा लाया। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो इसका एन फैक्टर हमेशा कितना आने वाला है? 2। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी और इंटरेस्टिंग चीज आएगी, देखना आप। जो याद रखना हो तो बहुत ही आसान चीज है। अरे बताओ, अब जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो स्वयं मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। अब बताओ यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है -1, -1 से ऊपर एक तो -½ और एक 0। -½ होता है सुपर ऑक्साइड, ऐसे हवा में जनरली फॉर्म नहीं होता। सुपर ऑक्साइड तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में फॉर्म होता है, सिर्फ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म करते हैं। इसका मतलब सुपर ऑक्साइड बनने से मतलब बनेगा क्या? 0 में जाएगा, और 0 में क्या बनती है? O2। क्या बनती है बताएं? एन फैक्टर्स। दो। चलिए समझ में आ रहा है? 0 से -1 का चेंज कितना ऑक्सीजन है? 2। तो एन फैक्टर भी कितना होगा? कोई डाउट? चलो कितना आसान हो गया। चाहे ये ऑक्सीजन की तरह काम करे, चाहे रेडिएशन की तरह काम करे, इसका एन फैक्टर तो हमेशा क्या आने वाला है? 2। एक केस में इसका एन फैक्टर अलग आता है, जब ये खुद डिकम्पोज होता है। H2O2 जब खुद डिकम्पोज होता है, ये रिएक्शन आप याद रखना, हीट भी नहीं करना पड़ता, सेल्फ डिकम्पोज होता है H2O2 का एक्वस सोल्यूशन, और डिकम्पोज होकर बनाता है H2O लिक्विड प्लस ½ O2 गैस। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? तो अभी डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, बट अभी तो आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, खुद डिकम्पोज होता है, तो इसका एन फैक्टर आता है 1। कितना आता है? 1। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तब तो इसका एन फैक्टर 2 आने वाला है। और जब ये खुद डिकम्पोज होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तब इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1। कैसे आएगा मैं आपको सिखा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है। बोलो यहाँ तक डाउट है किसी को इसको छोड़ के? H2O का देखो, हम चेंज एलिमेंट का निकालते हैं, बट वो एन फैक्टर पूरे कंपाउंड का होता है। एलिमेंट मतलब अगर एक ऐसा नहीं कि इसमें एक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर है, नहीं, वो पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर है। कोई डाउट? चलो मेरे को आपको एक और रिड्यूसिंग एजेंट से मिलवाना है, इसकी रिएक्शन को भी आप ध्यान रखें। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला इज Na2S2O3। इसे हम प्यार से हाइपो भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाइपो। हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, खुद क्या होगा? इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलो एक साथ लिख लेते हैं। ये जब भी आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो ये आयोडीन को I- में रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस कर देता है? और साथ में बना लेता है S4O6 2-। आप बैलेंस करना चाहो कर लो। इसको हम बोलते हैं टेट्रा थायोनेट आयन। क्या बोलते हैं? और ये आपका कौन सा आयन है? थायोसल्फेट। इसे इसका नाम सोडियम थायोसल्फेट था। ये आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये रिएक्शन आपको खुद को पता नहीं चाहिए, कोई बताने नहीं आएगा आपको। उसने बोल दिया कि I2 इज रिएक्टेड विद हाइपो, दिस इज हाइपो।
इसके बाद रिएक्शन आपको खुद लिखनी है कि हाइपो I2 किस में कन्वर्ट करता है, I माइनस में, और खुद किस में कन्वर्ट होता है, S4O6 2 माइनस में। बोलो समझ में आ रहा है? एन फैक्टर बताएं प्रतियोगिता। सबका, जितने लिखे हैं सबका, इसका 0, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता ना, एन फैक्टर बताना है। 2, आगे बोलो। फ्रस्ट्रेट मत हो, कॉन्सेंट्रेट करो। 1 और आने दो। इतनी देर में आप लिख के सॉल्व कर सकते थे। हाँ प्रतीक, कितना है? टू, इसका एन फैक्टर 2, ये तो 1 बोल रहे हैं। नहीं आप नहीं, आप। चलिए, इसका एन फैक्टर आएगा 1, कितना आएगा? इसका एन फैक्टर आएगा 1 और इसका एन फैक्टर आएगा 2। ऐसे देखो, यहां सल्फर कौन सी स्टेट में है? +2 दिख रहा है। 6 - 2 4/2 इस 2। यहां सल्फर कौन सी स्टेट में है? 2.5 2.5 एवरेज वैल्यू। बताओ 2 से कहां पहुंचा? कितने का चेंज? कितने सल्फर? 2 × 2.5 इज 1। कुछ स्पेशल तो मैंने किया ही नहीं, जो सिखाया वही किया, फिर क्या दिक्कत है? इसका एन फैक्टर 2.5 से 0.5, कितने का चेंज? 0.5 × 4। बताओ एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5 × 4 दैट इज 2। 2x - x इज इक्वल्स टू -2। हाँ सद्दाम बोलो। हाँ एवरेज वाले लेते हैं, अलग अलग लोगे तो भी हो जाएगा। फिर आपको थोड़ी कहानी बड़ी करनी पड़ेगी, इनका भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसमें एक सल्फर 0 में है और एक सल्फर अलग स्टेट में है, उनका एवरेज 2 आ रहा है। तो एवरेज ये कैलकुलेशन करते हैं, हम एवरेज ही लेते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को। कोई डाउट? चलिए, ये आपके कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपके इस चैप्टर में काम आते रहेंगे, इसलिए आपको एटलीस्ट ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर से बता दो, KMnO4 और K2Cr2 दोनों ही एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये ऑक्सीलेटिव किस में कन्वर्ट करते हैं? Fe2+ को, NO2 को, SO2 को, H2S को, ठीक है, और H2O2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। सही है? चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको इन सब में एक बार एन फैक्टर्स बताने हैं। तो जितनी स्पीच लिखी है आपको सबके एन फैक्टर निकालने हैं। सो क्वेश्चन, कैलकुलेट एन फैक्टर। दोनों साइड के निकालना है। I2 चेंजेस टू IO3-। कैलकुलेट करें। चलिए बताएं। वेरी गुड। 10। किसी को डाउट? पूछ लेना, नहीं आया हो तो। बताऊं? आयोडीन कौन से स्टेट में है? 0। यहाँ
आप मत बोलो, इनको निकल गए, वरना फिर क्या है, आएगा नहीं। कितने का चेंज? इधर से इधर 5 का चेंज, एक ऑर्डिनरी। हाँ भाई 20, वेरी गुड, है ना। 0 से +5, 12, इसका 2, इसका 2, इसका डिफाइंड ही नहीं होगा। ध्यान से देखें, ये किसी का भी सही नहीं है, आंसर आएगा 6। ठीक है 6, पहले बोलना चाहिए था। देखो 6 नॉट डिफाइंड 1, बता रहा हूँ। ये कंपाउंड में आप मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? हाँ देखो, ये फेरिक ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट पे 2- होता है, तो देखो 3 2 6, इसके -6 को के लिए 3 2 +6, Fe यहाँ +3 होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 तरह के आयन है, एक तो Fe3+ और एक है ऑक्जेलेट आयन C2O4 है। तब तो रट चुका होगा, ऑक्जेलेट में कार्बन कौन सी स्टेट में होता है? +3 में। तो +3 से कहाँ पहुंचा? +4। कितने का चेंज? 1 × 3 2 6, 6 कार्बन है। आयरन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो उसका एन फैक्टर डिफाइंड यहाँ पर नहीं होगा। तो बताओ एन फैक्टर कितना आ गया? इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना होगा? 6। समझ रहे हैं? इसका +4 से +3, एक का चेंज, एक कार्बन, इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। गुड आउट। आगे बढ़ो। 0 से 5 गया, 8 - 3, आपको जो ध्यान है वो गलत है, 5 ही आएगा। आगे बढ़ो। 0.82, 0.88, हाँ सही है, वेरी गुड। देखें यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ गलती कर सकते हैं आप, आपको ऐसा लगेगा कि Fe यहाँ +2 स्टेट में है, जिसने लिख दिया उसका गेम हो गया। इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स में एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा स्टेट में रहता है। किस में रहता है? तो मुझे नहीं पता यहाँ पे इसका स्टेट क्या है, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे? 0.96x - 2 = 0। तो आपको इसका ऑक्सीजन स्टेट मिलेगा 200/96। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट था 200/96 और यहाँ +3 में है। बहुत समझ में आ रहा है? अब इसका चेंज निकाल लो तो चेंज आ जाएगा 3 - 200/96। हाँ आ रहा है ना, वो जो भी आ जाएगा, ये चेंज आ गया। अब अगर आपको इसका एन फैक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे? चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सो 0.96 × 3 - 200/96। समझ पा रहे हैं? इसमें कुछ नहीं करना, जो सीखा है वो करो, बस ये गलती मत करना यहाँ +2 ले लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, तो नॉर्मल मेथड लगाओ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर ऑक्सीजन नंबर में चेंज निकालो इनटू नंबर ऑफ एटम। बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? दिस × 2, चेंज × 2। कर सकते हैं? कोई डाउट? आगे बढ़ो। चलिए, अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे हैं जरा ध्यान से देख लो, इन सब में सिर्फ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आयोडीन, यहाँ सिर्फ कार्बन, आयरन चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी सिर्फ Fe चेंज हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट बदल रहा है। अब हम वो केस देखने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो जनरली आप गलत कर देते हो, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते कि एक से ज़्यादा का बदल रहा है, इसलिए इनको स्पेसिफिकली देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अगला केस यहाँ पे लिखें आप, व्हेन n फैक्टर ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट। कौन? H3PO4+3 होता है फैक्टर। H3PO3 का होता है। H3PO3 का तो 2 ऑक्सीडेशन, अरे एन फैक्टर वो एज एसिड होता है, जब वो एसिड की तरह काम करता है। यहाँ ये एसिड की तरह काम थोड़ा ना कर रहा है, मतलब मीडियम इसमें। मैंने आपसे कहा होता है एन फैक्टर कभी फिक्स नहीं होता, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम नहीं हो रहा, यहाँ P4 H3PO4 में बदल रहा है।
H3PO4 जब एसिड तेरा काम करता तो वो H प्लस देता, यहाँ H प्लस थोड़ी ना दे रहा है। फिर देखें अगला पॉइंट आप ऐड करें, नंबर क्या है जो भी, कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर देन, यहां से कर लो 2 एलिमेंट्स चेंजेस, 2 एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड चेंजेस। अब देखो एक साथ क्या होगा, 2 एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर बदलेगा, उसमें भी केसेस बन सकते हैं। पहला केस बनेगा when both are either oxidized or both are reduced। वैसे तो बोल देते हैं रटने को, ऐसे याद रखना कि ऐड कर देते हैं, पर लॉजिक से चलता था कि आपको याद ही रखना पड़े, बड़ा आसान होता है। जैसे मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिख रहा हूं, उसका नाम है फेरस ऑक्जेलेट। क्या है? ये तो आप जानते हो कि फेरस फेरिक में क्या डिफरेंस है। फेरस जिसमें आयरन +2 में हो, लोअर स्टेट के आगे अस लगता है, हायर स्टेट के आगे इक लगता है, तो फेरस बोला मतलब आयरन कौन से स्टेट में होगा, +2, और ऑक्जेलेट मतलब C2O4 2-। तो फेरस ऑक्जेलेट देखो 1:1 का रेशियो आ गया, तो फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeC2O4। अगर ये मुझसे फेरिक ऑक्जेलेट बोलता तो Fe+3, ऑक्जेलेट C2O4 2-। बचपन में सीखा ना क्रिस क्रॉस रूल, तो देखो वो रहा है फेरिक ऑक्जेलेट का फॉर्मूला Fe2C2O4 होल थ्राइस। सही है। अब ये कन्वर्ट हो गया Fe3+ में और CO2 में। बताओ कितने का चेंज, +2 से +3, 1। तो +2 से +3 जाने में आयरन का ऑक्सीजन नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया। बताओ कार्बन यहाँ कौन से स्टेट में था, +3, +3 से कहाँ पहुंचा, +4, इसका बड़ा कम हुआ। बताओ दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ सर, ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ। अच्छा इसका चेंज निकालो, 1 × 2। अब या तो आप ऐसे याद रख लो कि जब दोनों का सेम जा रहा हो, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दोनों रिड्यूस हो रहे हो, तो दोनों के इन्फेक्टर को जोड़ दो। अच्छा। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। लेकिन अगर आप याद नहीं रखना चाहो कुछ भी और समझो, तो आप समझो क्या हुआ होगा, आयरन जब +2 से +3 गया होगा उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और कार्बन जब +3 से +4 गया उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। बताओ पूरे कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बस वो इसका इन्फेक्टर हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसका इन्फेक्टर यहाँ पर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। जैसे मान लो हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, फेरिक ऑक्जेलेट है मेरे पास Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+CO में, Fe में, और बताओ इन्फेक्टर। ट्वेल्व। हाँ भाई एक आंसर आ गया, 12 ऑप्शन नंबर ए। देखें क्या ये ऑक्जेलेट है, तो यहाँ आयरन कौन से स्टेट में होगा, +3, और कार्बन भी +3। अब तो रट ही गया होगा। तो बताओ आयरन +3 से कहाँ पहुंचा, कितने का चेंज, कितने आयरन, कितने हो गए, समझ में आ रहा है? कार्बन +3 से +2, कितने का चेंज, 1 इंटू कितना कार्बन, क्या दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, +3 से 0 रिडक्शन, +3 से +2 रिडक्शन। तो बताओ रिडक्शन में इसने कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो आयरन ने कितने लिए, 6, कार्बन ने कितने लिए, पूरे कंपाउंड ने कितने लिए, तो इसका इन्फेक्टर कितना हो गया, 12। सही है।
हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए, करेक्ट आंसर इज 4। 6 कैसे आ गया बताओ। यहाँ आयरन कौन से स्टेट में है? +3। NO3 माइनस होता है, -3 को बैलेंस के लिए प्लस। NO3 माइनस में नाइट्रोजन होगा +5। किसी को डाउट? आयरन +3 से पहुंचा +2, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन? एक का चेंज। नाइट्रोजन पहुंचा +5 से +4 में, कितने का चेंज? इनटू कितने नाइट्रोजन? रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो इनफेक्टर कितना आएगा? 4। लास्ट केस, AS2S3 changes to ASO4 3- plus SO4 2-। एन फैक्टर बताएं। ये कॉपी तो हो गया ना सबका? तो क्वेश्चन था। कितना आ गया? 18। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर है 18। 6 भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज 6। है और कोई शूरवीर जो कुछ बदलना चाहे? 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन दे। 16। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी 16। आपने कितना बोला था? 18, 6, 16। अभी भी एक वो बाकी है ऑप्शन। वन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज 28। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बाद में बोलते हैं, पहले बोल देते हैं। क्या? 24+। अभी आए होगा जस्ट। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना। जनरली क्या होता है क्लास में, जैसे होता है जनरली आंसर यस सर यस सर यस सर। खैर चलिए, देखिए ये आर्सेनिक सल्फाइड, ये आर्सेनिक +3 में और सल्फर -2। इसमें किसी को डाउट? तो देखो आर्सेनिक +3 से कहाँ पहुंचा? +5। कितने का चेंज? 2 × 2 यानी 4। सल्फर -2 से पहुंच गया +6। कितने का चेंज? 8। जिन ने 4 ले लिया उनका आंसर कुछ और आ रहा है ना? -2 से +6 पहुंचोगे तो 8 का चेंज होगा। और 8 × 3 कितना होता है? और 24 + 4। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सेम प्रोसेस में जा रहे हैं। अब देखें अगला केस, जब दोनों अलग अलग प्रोसेस में जाएंगे, एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो। जैसे ये फेरिक सल्फाइड या आयरन +3 में है और सल्फर -2। आयरन पहुंचा +2, सल्फर पहुंचा +4। तो देखें आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। चलिए आयरन के लिए चेंज बताएं। 2 +3 से +2, 1 का चेंज × 2। बहुत बढ़िया। और सल्फर के लिए बताएं? 6 × 3 दैट इज 18। अब बताओ इन्फेक्टर कितना होगा?
16 क्यों भाई? दिख रहा है ये रिड्यूस हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन किसको? मीडियम। किसको? ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा होगा? मीडियम से। तो ये जो आपका कंपाउंड था Fe2S3, इसने पहले जब सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ तो 16 इलेक्ट्रॉन मीडियम को दिए और फिर उससे 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। बताओ नेट एक्सचेंज कितने का हुआ? 16, अच्छा 18 दिए थे, सॉरी। तो इसने मीडियम को 18 दिए और 2 वापस ले लिए। बताओ नेट एक्सचेंज कितने का हुआ? 16। तो जब दोनों अलग अलग प्रोसेस में जा रहे होंगे तो आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लो। तो बताओ इसका इनफेक्टर कितना हो जाएगा? 18 - 2 दैट इज 16। बताओ इसका इनफेक्टर, ये भी तो है 1। वेरी गुड। इसका इनफेक्टर 6। एक ही सल्फर है। तो इस तरह से आप जब एक से ज्यादा का बदलेगा तब भी ऑक्सीडेशन नंबर और इन्फेक्टर निकाल सकते हो। कोई डाउट? अगला केस फाइनल जो अपने काम में आता है दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो डिराइव करके बताने का समय तो है नहीं और डिराइव करके भी आपको याद ही रखना है, इसलिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उस पर वैलिड है जिसका क्या हो रहा हो? डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? सो फॉर द कंपाउंड और फॉर द स्पीसी लिख लेते हैं रादर, उसमें सभी आ जाएगा। अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ये वैलिड होगा। फॉर्मूला इज N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसको तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसके लिए एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? N1 N2 अपॉन N1। अब देखो एग्जांपल, जैसे आपके पास है Br2। Br2 बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। बता सकते हो किस किस में? मैंने लिखवाई थी आपको रिएक्शन। ये आपके इनऑर्गेनिक में भी काम में आएगी। हाँ, Br माइनस प्लस Br O3। अब देखो ब्रोमीन यहाँ कौन से स्टेट में है? 0 से डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक स्टेट से 2 अलग अलग स्टेट में जा रहा है, एक लोअर एक हायर। यहां से यहां का चेंज निकालो, 2, गलती मत करो। यहां से यहां का चेंज निकालो 10। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसे N1 मान लो और जो अच्छा लगता है उसे N2 मान लो। मान लिया? लगाओ फॉर्मूला। इसका डिस्प्रपोर्शन हो रहा है ना, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा? N1 N2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 5/3। खत्म। इसका निकालना है, इसका डिस्प्रपोर्शन तो हो ही नहीं रहा ना, तो नॉर्मल निकाल लो। -1 से कितने का चेंज? कितना ब्रोमीन? तो इसका इनफेक्टर, इसका निकालो, क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस भी बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। बताओ क्या क्या बनाता है? PH3 और क्या बनाता है? H2PO2-। वेरी इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक की रिएक्शन है, काम में आएगी, ठीक है। एन फैक्टर बताएं प्रतियोगिता। चलिए, इसका आंसर तो आ गया शायद 4, इसका आंसर आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 1। देखिए बड़ा ही सिंपल है। फास्फोरस 0 से कितने का चेंज? इंटू 4। फास्फोरस 0 से +1 कितने का चेंज? 4। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना, इसका इनफैक्टर N1 N2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 3। चलिए, ये -3 से आया 0, 3 का चेंज 1, 3 +1 से 0, 1 का चेंज 1, फास्फोरस 1। बोलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास केसेस थे जिनमें आपको इनफेक्टर्स निकालने आने चाहिए। उड़ा दो ये, कॉपी करना तो कर लो, यहाँ से करते हैं। अब चलिए, एन फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है जहां जहां एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी।
और 2-3 और कैसे होते हैं, पर वो अपने अभी काम नहीं आते हैं तो हम बात नहीं करेंगे। आप चाहे वो डिटेल में आप भी देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है नोट्स लेक्चर सब उसके अंदर। अभी हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे, और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जिसका आपको यूज़ करना होता है। बट उससे पहले वापस से मैं आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हमने सीख लिया है कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। आप इसे इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो और ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। चाहे मास बोल दो चाहे ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल दो। अच्छा, कई बार ना आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ अ कंपाउंड लिखना होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ कंपाउंड AX/BY, यानी दो एलिमेंट A और B से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है, उसका जो इक्विवेलेंट मास होता है वो उसके एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मासेस के सम के बराबर होता है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B के बराबर होगा। ये बहुत काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं MgO, क्या ये एक ऑक्साइड है? क्या आप मुझे MgO के फॉर्मेशन की रिएक्शन बता सकते हो? Mg2+ नहीं होता, Mg सॉलिड प्लस हाफ O2, उससे क्या बन जाएगा MgO। ठीक है, चलो मुझे सबके एन फैक्टर बताओ, सबके मतलब इन दोनों के। टू और दो, 2। आर यू श्योर? पौका 100% पौका? बदल गए? केजरीवाल टर्न। सही है। देखें Mg यहाँ कौन से स्टेट में है? 0। बताओ 0 से कहाँ पहुंचा? +2। कितने का चेंज? 2। ये 0 से कितने का चेंज? 2 × 2 दैट इज 4। सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखें मुझे दोनों के एन फैक्टर पता है। अगर मुझे एन फैक्टर पता है तो बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg मैं कितना लिख सकता हूं? मोलर मास अपॉन 2 दैट इज 12। मोलर मास 24 होता है। अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन लिखूं तो वो आ जाएगा 32/4, 8। कभी भी, अब यहां से सीख लो, कभी भी कोई ऑक्साइड बना तो ये पक्का है कि क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन 0 से -2 ही जाएगा। चेंज आ गया 2 का, 2 × 2 4। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हमेशा कितना आने वाला है? 8। तो देखो 12 + 8 कितना होता है? 20। आप इसका एन फैक्टर निकाल लो। देखो एक सॉल्ट है, कैटायन एनायन, तो उसके लिए एन फैक्टर होता है टोटल कैटायनिक चार्ज या फिर टोटल आयनिक चार्ज। इसका एन फैक्टर भी कितना है? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास 24 + 16/2। देखो 20 आ रहा है। तो अपना एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्यों सिखाया? इसलिए कि आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। सही है। और अब ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना आता है? 8। तो ये हो गया फॉर्मूला। सेम इसी तरह अगर आप किसी कंपाउंड के क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास लिखो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 35.5। ऐसे ब्रोमाइड का लिखोगे तो बन जाएगा 80। वो निकाल सकते हो। ब्रोमाइड में क्या होगा? Br2 जाएगा Br- में। क्लोराइड में क्या होगा? Cl2 किस में जाएगा? Cl- में। तो Cl2 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? 35.5। तो ये फिक्स्ड है। ऑक्साइड जब बनेगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होगा। क्लोराइड जब बनेगा क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 35.5। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके आगे काम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट मास के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास के बाद मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रहा हूं जिनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े? कैसे निकालते हैं?
गिवन मास से कैसे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। हाँ तो पूरा बोलो ना, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोल दो या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, एक ही बात है। चलिए, आप सभी ने सीखा है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सीखा ना हम लोगों ने? तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे आपके पास एक और टर्म हो जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो मैं आपको टोटल 3 से 4 फॉर्मूले सिखाऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के। 4 तो क्या 3 ही मान लो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या दिया आपको खुद डिसाइड करना हो क्या करना है। क्या गिन रहे हो? कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? वो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। ये हो गया पहला तरीका। अगर आपको सब्सटेंस का मास पता है तो उसको उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे? उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सही है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन, जरा अरेंज करें इसको। इसको लिख सकता हूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर आ जाएगा ऊपर। ये क्या बन गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जरा ध्यान से देखें, तो देखें अगर आपकी सब्सटेंस के मोल्स पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? उसके मोल्स इनटू उसका एन फैक्टर। दूसरा तरीका। सही है। तीसरा तरीका, क्या आप मोलैरिटी जानते हैं? तो बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, मतलब लैंग्वेज में लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे ही नॉर्मेलिटी की बहन होती है, सॉरी मोलैरिटी की बहन होती है नॉर्मेलिटी। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कहता है मोल्स की जगह आ जाते हैं इक्विवेलेंट्स। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का तीसरा फॉर्मूला आ गया, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। बताओ अगर मैंने वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया तो मुझे इक्विवेलेंट्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। कोई परेशानी? तीसरी बड़ी काम की चीज अभी आपने सीखा, इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बताओ ये चीज क्या बन गई? मोलैरिटी। तो यहां से एक रिलेशन और याद रखें, किसी भी सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। इसे आप नमन के नाम से याद रख सकते हो, वरना क्या कभी कभी भूल जाओगे कि मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर था, मोलैरिटी बाय एन फैक्टर था। तो नमन याद रख लेना, उससे आपको बताया जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के आपके पास ओवरऑल ये 3 मेथड्स हैं। डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कॉपी करें, फिर सीखते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट और फिर सीखते हैं क्वेश्चंस करना। देखें, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लोगों के लिए एक नाइटमेयर की तरह या डिलेमा की तरह होता है, जबकि है ये बड़ा ही आसान। अगर आपने इसको सीख लिया तो कई बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप 1-2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई भी 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, लाइक से A प्लस B, और इनसे मिलकर C और D बन गया, तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट
इक्विवेलेंट्स ऑफ ए हमेशा किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, और इक्विवेलेंट्स ऑफ सी किसके बराबर होंगे। बस यही होता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अगर दुनिया में कोई दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो उन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर, दोनों के बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। इससे ज़्यादा इक्विवेलेंट कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। इसी का एक और फॉर्म होता है, अभी देखो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर किसी केस में ए साइमल्टेनियसली रिएक्ट्स विद बी एंड सी, ए बी से भी रिएक्ट कर रहा है और साथ ही साथ सेम टाइम पर, तो बताओ जितना भी ए काम में आया क्या वो सिर्फ बी के काम में आएगा, बी और सी। तो ए के अगर 5 इक्विवेलेंट काम में आए तो बताओ 5 के इक्विवेलेंट बी के काम में आएंगे, दोनों ही काम में आएंगे। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। बोलो क्या आपकी बात समझ में आती है। बस ये दो चीज़ों के साथ हमें खेलना है, इसके बाद कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज उठानी है, जो दो चीज़ें रिएक्ट करें उनके इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है और आप जो बोला उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन को समझा दूंगा, बट बेसिक फंडा ये है कि अगर दुनिया में कोई भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही है तो उनके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर। रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, बराबर। पर ये फील नहीं आती कि इक्विवेलेंट्स किस चीज़ को बोलते हैं। बड़ा ही आसान है, ये मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ। एक $1 की कीमत है मान लो 70 रुपये, अब तो ज़्यादा हो चुकी, शायद कम हो गई, पागल हो गए, 70 के ऊपर है, 70 पॉइंट समथिंग है। 71 तो थोड़े दिनों पहले था, उससे तो नीचे आ गया, 70 पॉइंट समथिंग है। खैर हम मान लेते 70 है, भगवान करे 30 पर 20 पे 10 पे आ जाए, उल्टा हो जाए, रिलेशन ही उल्टा आ जाए, मज़ा आ जाए हैं यार। $1 $70 के बराबर हो जाए, वो दिन आ जाए बस एक बार, फिर मज़ा आ जाएगा। फिर भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आप लोग क्या वो पता, आप ही करो इसमें कंट्रीब्यूट, तो आप ही करोगे, हम तो लुढ़क लेंगे जब तक। ये इधर आ गया तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होंगे। तो आप ही लोग बचे होंगे, आप ही लोग संभाल रहे होंगे देश को, और क्या है। खैर चलिए छोड़ें देशभक्ति में। एक $1 70 रुपए के बराबर है, आपके पास $100 हैं और मेरे पास 70,000 रुपए हैं। बताओ दोनों सेम है क्या? कैसे सेम है? 100 और 70,000 सेम कैसे हो सकते हैं? 7,000 होते हैं क्या? ये लो आपको और दिए। अब आपके पास $1,000 है और मेरे पास 70,000 रुपए हैं। बताओ दोनों सेम है क्या? सेम थोड़ी है, दोनों इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है, दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट। सेम तो कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो यही होता है इक्विवेलेंट मास का फंडा। समझो, जैसे मैं आपको समझाऊं वही मैग्नीशियम वाले रिएक्शन। देखो, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स MgO सॉलिड। ठीक है, आपने यहाँ इक्विवेलेंट मास निकाला था मैग्नीशियम का, कितना आया था? 12, है ना। तो अब अपन MgO को एक फिक्स मास ले लेते हैं, जो आप बोलो 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसका इक्विवेलेंट मास आपने देख लिया था, आया था 12, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया था? 8। अभी आपने मैग्नीशियम का लिया है 40 ग्राम लिया है। अब मैं इसके लिए पता करता हूँ मुझे O2 कितना चाहिए होगा इस रिएक्शन से, फिर उस पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट प्रूव करेंगे, है ना। तो देखो ये होता है 24 ग्राम। 24 ग्राम के लिए हाफ इंटू 32 16 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 16/24। तो 40 के लिए कितना चाहिए होगा? इंटू 40 निकालना। 4 6 4 20 120/3 नहीं, गलती कर दिया बाबा। 4 6 24 80/3 सही ना। 6 आएगा 160/6 80/3 80/3 ग्राम O2 चाहिए। ठीक, इसका मतलब अब देखो यहाँ इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम कितने आए?
तो 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 10/3 इक्विवेलेंट। O2 के इक्विवेलेंट भी इतने ही आने चाहिए। देखो O2 का मास कितना काम में आया? इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 निकालो। 80/3 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? इसका मतलब 40 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्विवेलेंट टू 80/3 ग्राम O2 ओनली फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब जब आप 40 ग्राम मैग्नीशियम लोगे तो उसकी इक्विवेलेंट आपको O2 कितना लेना पड़ेगा? 80/3। ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब। तो चुप बोला, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसके अंदर? तो ये हो गया इक्विवेलेंट का मतलब। आओ अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। भांति भांति के क्वेश्चन, सबका फॉर्मूला एक, इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो। तो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले कैटेगरी क्वेश्चन बड़ी आसान से रिएक्शन है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ ferrous oxalate required to react with 7 mole KMnO4 in acidic medium। बताएं। देखें कितना? 70.5। इतना तो नहीं आएगा, देखते हैं। चलो बताओ फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला FeC2O4। बताओ जब ये KMnO4 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो Mn खुद किस में कन्वर्ट होगा? Fe को किस में भेज देगा? देखें यहाँ Fe+2 में है ना, तो Fe को भेज देगा +3 में और ऑक्सीलेट को CO2 में। बताओ इस कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर बदल रहा है एक से ज्यादा का, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बताओ इसका इन्फेक्टर कितना? इतना टाइम थोड़ा लगता है, एसिडिक मीडियम में 5 होता है। इसका इन्फेक्टर वेरी गुड 3। Fe+2 से +1 गया, 1 का चेंज, कार्बन +3 से +4 गया, इंटू 2 का चेंज, टोटल आ गया 1 + 2 3। किसी को डाउट है? मैंने भी करवाया था। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया इसका तो बचा ही नहीं है। अगर ये दोनों देखो, जो दिया है और जो पूछा है उससे बात कर लो। तो ये दिया है, ये पूछा है, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो। इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। बताओ इसके इक्विवेलेंट्स कितने? इसके मोल्स इनटू इसका इन्फेक्टर, इसके इक्विवेलेंट इसके मोल्स इनटू इसका इन्फेक्टर। 35/3। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट? अगला प्रश्न। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ moles of Cr2O7 needed to oxidize two moles of N2H5 plus by following reaction। ठीक है, जहां याद नहीं होगा आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है, तो मतलब जहां वो ऐसी रिएक्शन जो याद नहीं होती है, अपन ने मैंने आपको पढ़ाई नहीं है ऐसी रिएक्शन, वो आपको देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ रिएक्शन दे रहा है, अब आपको रिएक्शन दी हुई है N2H5 प्लस Cr2O7 से आपको मिल रहा है N2 प्लस Cr3 प्लस H2O। इक्विवेलेंट कंसेप्ट की ब्यूटी यही है, रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बढ़िया, और नहीं है तो और भी बढ़िया, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाते टाइम रिएक्शन को बैलेंस करने की चिंता कुछ नहीं करना। आपको एन फैक्टर निकालो, इक्विवेलेंट्स बराबर करो, आंसर अपने आप चल के आएगा।
चलो एन गैस लिखा एम एन कहाँ है? N2H5 प्लस N2 प्लस Cr3 प्लस। अच्छा, चलिए ये तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट से। चलिए ये तो हो ही गया। ये क्या आंसर? 9/1/3। अच्छा तो मैंने देखिए नाइट्रोजन यहाँ कौन से स्टेट में है? -2। -2 नाइट्रोजन कौन से स्टेट में पहुंच गया? 0। कितने का चेंज? 2 × 2 यानी 4। तो इसका इनफेक्टर हो गया 4। ऐसे गलती करोगे क्या? यहाँ इनफेक्टर Cr2 का निकाल लो, 6 आएगा। ये पूछा है, ये दिया है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो। तो क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H5 प्लस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 माइनस। तो बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H5 प्लस कैसे निकालोगे? इसके मोल्स इंटू इसका इनफेक्टर। इसके इक्विवेलेंट्स होंगे इसके मोल्स इंटू इसका इनफेक्टर। तो आंसर आ गया 4/3। क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये क्वेश्चन, पर आप दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है। जो मैंने चीज़ें सिखाई है वो आपको यूज़ करनी है। कह रहा है एक एलिमेंट है X, उसका इक्विवेलेंट मास है E, ठीक है। उससे आपने एक ऑक्साइड बना लिया XMON। हाँ, तो एक एलिमेंट है X, इससे बन गया XMON और आपको एटॉमिक मास ऑफ X बताना है। तो ठीक है, आपको इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पता है E, और ये उस एलिमेंट का ऑक्साइड है। मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड जो होगा, बताओ किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। अभी बात ये है कि हम इस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। तो देखो ऑक्साइड बनाए तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होता है, तो बताओ ये प्लस होगा। कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा चार्जेस को। इसका मतलब x पे चार्ज आया होगा, ये रहा होगा एक्चुअली XN प्लस। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है। और ऑक्सीजन कितना रहा होगा इसमें? 2m माइनस, ठीक है ना। आप ऐसे देख सकते हो चाहो तो, देखो ऐसे देख लो आप। तो इस पे नेट चार्ज कितना है? -2n। इसके -2n को 2n को बैलेंस करने के लिए इस पे कितना चार्ज आना चाहिए? तो मान लो x पर चार्ज, इस पर चार्ज था x, x इंटू m की वैल्यू 2 × n के बराबर होनी चाहिए। तब इनका नेट चार्ज क्या आएगा? बराबर आएगा। तो बताओ इसके ऊपर जो चार्ज आएगा x, उसके लिए जाएगी 2n/m। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो इसका जो n फैक्टर आएगा XMON का, इक्विवेलेंट मास आ गया ना, एटॉमिक मास आता है ना x का आपको,
तो इसका n फैक्टर आ जाएगा आपके पास 2n/m के बराबर आएगा ना, 2n/m। एक बार देखना पड़ेगा n फैक्टर क्या आएगा इसका, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सर यही आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। तो ये बना रहा है xm और on, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर चार्ज मान लूँ q या a, तो इसका नेट चार्ज हो गया ma, और इस पे -2 आता है, इसका नेट चार्ज हो गया 2n। इसके ऊपर चार्ज a की वैल्यू आ जाएगी 2n/m, ठीक है। तो ये तो हो गया कैटायनिक चार्ज। बताओ चार्ज ऑन एनायन कितना है, 2। तो 2n और 2 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2n/m। तो देखो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2n/m। ये आपको दिखना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ ना बोल दो, किसी को डाउट है इसके अंदर? अगर आपको इसका n फैक्टर निकालना आ गया, कुछ नहीं है, इसका चार्ज निकाल लो भाई। मेरे को पता है ऑक्साइड में -2 होता है, तो इसका नेट नेगेटिव चार्ज कितना है, 2n। और यहाँ नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, a × m। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगी 2n/m। तो इसका चार्ज 2n/m और इसका चार्ज है 2, दोनों का एलसीएम ले लो तो वो 2n/m ही आएगा भाई। ये Al2O3 है, Al2O3 में ऑक्सीजन -2 है, इसके -2 को बैलेंस कर ले। देखो 2 3 6 है, तो -6 का बैलेंस करने से +6 आना चाहिए। +6 कब आएगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 2 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो ऐसे ही ये ऑक्साइड था XmOn। तो मुझे पता है ये ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन -2 होगा। बताओ इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, -2n। इसके -2n को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना, मान लो कुछ a आना चाहिए। तो बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, am, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, 2n। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, 2n/m। अब इसका चार्ज 2n/m, इसका चार्ज 2, दोनों का एलसीएम ले लो तो 2n/m आएगा। तो ये इसका n फैक्टर हो गया। अब आप कर सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड क्या होगा। तो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड कितना हो गया, xm या m × x + 16n। इसका एटॉमिक मास x ही मान लो, तो x × m प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 × n डिवाइड बाय इसका n फैक्टर कितना है, 2n/m। दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास कितना है इसका, E + 8। बोलो दिखाई दे रहा है ना। और आपको तो एटॉमिक मास निकालना है ना, E की जरूरत है क्या, E आ रहा है सब में, केस के बिना हो रहा है। x का n फैक्टर निकाल के, हाँ डायरेक्ट ही आ रहा है, सही कह रहे हो। इतनी गंदगी क्यों फैलाए। देखो और भी आसान हो गया, आपने इसका चार्ज निकाल लिया 2n/m। बताओ x कौन सी स्टेट में था, 0 से कहाँ पहुंचा, 2n/m। तो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2n/m आ गया। अगर x का n फैक्टर ये है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास अपॉन इसका n फैक्टर। तो बताओ इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2Ne/m। क्वेश्चन खत्म। सही है ना, कर सकते हैं। ध्यान दें ये एक स्पेसिफिक केस है, यहां पर ये मीडियम है। क्या है, मीडियम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मीडियम का n फैक्टर जब भी निकाल लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन, लेकिन साथ साथ ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो कभी भी आप ऐसा कंपाउंड आए तो हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करो, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखो, और फिर आप n फैक्टर निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, पहले बैलेंस करते हैं। जिंक 0 से कौन से स्टेट में गया, +2। नाइट्रोजन यहाँ आएगा +5 से पहुँच गया +2। कितने का चेंज, कितने का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3Zn + 2HNO3। सही है ना। बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कितना जिंक है, 3, तो 3। ठीक है। अब देखो, अब आप नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ थोड़ा सा लोचा रहेगा, थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्राई चलना पड़ेगा। तो देखो नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 3 2 6, एक ही आ गया 7। तो अगर 7 करूंगा ना तो फिर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि H2O है। तो एक काम करो, 7 की जगह 8 कर लो, उसको 2NO कर दो एक बार के लिए।
तो जैसे ही 2NO करा, मेरे पास नाइट्रोजन कितने हो गए 8, तो मैंने 8HNO3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, 8 है तो यहाँ 4H2 कर दो, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, 24 ऑक्सीजन है, 18, 20 और 4 24, रिएक्शन बैलेंस्ड। आप मुझे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बता दो बस। हाँ, 0 से +2 2 का चेंज, और +5 से +2 3 का चेंज। एलसीएम कितना आ गया 6। तो इस रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए होंगे 6। अब आपको जिसका इन्फेक्टर बताना है बता दो। बताओ इसका इन्फेक्टर कितना होगा 6/3 दैट इज 2। बताओ इसका इन्फेक्टर कितना होगा 6/8 होगा, यानी हो गया 3/4। बताओ इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी 4m/3। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक सब्सटेंस मीडियम की तरह काम कर रहा है तो उसका इक्विवेलेंट मास हमेशा कैसे निकालोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखोगे और उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। कोई डाउट? यह है एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद इसमें आती है टाइट्रेशंस। नाम आप लोगों ने सुना होगा, अलग अलग टाइप की टाइट्रेशन, कुछ नहीं होती है, सब जगह ये लगाना है। आओ सीखते हैं टाइट्रेशंस और उनसे कैसे डील करेंगे। अगर और निकलेगा सर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सर ये NH2 और NH3 प्लस है, N2H5 प्लस, तो सर उनके इनफैक्ट 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? 1 क्यों लेंगे सर? क्योंकि NH2 और NH3 प्लस है वो, ये N2H5 प्लस है, ये यहाँ एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो तब लेते जब वो एसिड या बेस की तरह काम करता, समझ रहे हो? देखिए टाइट्रेशंस क्या होती हैं, कुछ भी नहीं, दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं टाइट्रेशन। दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल्ड तरीके से रिएक्ट करवाएं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक सेटअप होता है, ये होती है ब्यूरेट, ठीक है, रफ डायग्राम्स बना रहा हूँ। एक फ्लास्क होता है, उसके अंदर आप इसको हम किस टाइट्रेशन क्यों करवाते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको एक सोल्यूशन लाके दे दिया 20 ml का, बोला लो इसकी कंसंट्रेशन बताओ, ठीक है, तो एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए हम क्या कैरी करवाते हैं टाइट्रेशन। इसमें दो तरह के सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें पता है, एक होता है अननोन जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो जनरली ब्यूरेट का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मान लो मैंने 100 ml की ब्यूरेट ले ली और उसको पूरा भर दिया। ब्यूरेट में हम जनरली भरते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन को, स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। इसमें हम भरते हैं अननोन सोल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। तो मान लो अननोन सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी है NU और स्टैंडर्ड की है NS, ये तो मुझे पता है, ये मुझे ढूंढनी है। इसका मैंने एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लिया VU/ml, मान लो 10 ml 20 ml 30 ml जो भी आपको लगता है। अब आप क्या करोगे, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करोगे। जैसे आप इसे इसमें ऐड करोगे दोनों आपस में क्या करेंगे रिएक्ट। मान लो ये HCl है, मान लो ये NaOH है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। फिर आप यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करोगे, इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं, जो आपको बता देगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई आप यहाँ से नोजल को बंद करके इसका फ्लो रोक दोगे। तो ये 100 ml थी, आपने ऐड किया, कुछ ना कुछ खाली हुई होगी, मान लो ये 60 ml पे आके रुक गया, तो आपने कितना यूटिलाइज किया 40 ml। तो आपको इसका वॉल्यूम भी पता है और आपको इसकी कंसंट्रेशन भी पता है। आपको इसका वॉल्यूम पता है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन, लेकिन हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है। अगर इन दोनों ने रिएक्ट किया है तो बताओ दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट? क्या होता है, वो जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जब उनके इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पर इक्विवेलेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन सॉल्यूशन के। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो बताओ इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने होंगे, NS into VS। बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन सॉल्यूशन क्या होंगे, NU into VU। क्या आप यहाँ से NU की वैल्यू निकाल सकते हैं? या आपको सकता है ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ, कुछ भी पूछ सकता है आपको।
तो अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग नाम। जैसे मैं आपसे बोलूं रेडॉक्स टाइट्रेशंस, तो बताओ रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पक्का है कि दूसरा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और इनसे कुछ प्रोडक्ट बनते रहेंगे। तो बताओ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों की इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? तो आप क्या लिख दोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप कर चुके हो, ये रही, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन ही तो थी। इनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और दूसरा, और आपने दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर किया था। ये हो गई रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये भी रेडॉक्स टाइट्रेशन, समझ रहे हो? दूसरी आती है एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या होती है? एसिड बेस टाइट्रेशन। बताओ एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा? अब की बार क्या होगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन हो गई। फिर एक आती है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या करते हो आप? I2 की रिएक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट से करवाते हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? I2 को बदलता है I- में। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका हाइपो, H2O3 2-। रिएक्शन कंप्लीट करें, I- प्लस हाँ वेरी गुड, S4O6 2-। इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, बताया था है ना? आप तो इतिहास ही बन गया, और क्या है। चलिए ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अब बताओ अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों की इक्विवेलेंट्स क्या होनी चाहिए? इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो कुछ नहीं है टाइट्रेशन, दो चीजों का आपस में रिएक्ट करना है, टाइट्रेशन है, और जो दो रिएक्ट कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या आने चाहिए? बराबर। अब होती है सारी लैंग्वेज। आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं इन पर भी, बाकी क्वेश्चन फिर आप शीट में करना ताकि आप इनके लैंग्वेज से भी खेल पाए। लिखे पहला क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, है ना? आपके पास 12.5 ml ऑफ 0.05 मोलर SeO2 है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई एग्जैक्टली with 25 ml of 0.1 मोलर क्रोमियम सल्फेट। इन दोनों की रिएक्शन से क्रोमियम चला गया +3 में, ठीक, प्लस एक प्रोडक्ट बना कंटेनिंग सेलेनियम। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी सेलेनियम की। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेलेनियम इन प्रोडक्ट? बताओ। आ गया 0। देखें बहुत ध्यान से बताओ, क्रोमियम यहाँ कौन से स्टेट में है? +2 से कहाँ पहुंचा? एन फैक्टर कितना? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? हो रहा है। बताओ सेलेनियम यहाँ कौन से स्टेट में है? कौन से में है? +4। +4 से कहाँ पहुंचेगा? पता नहीं, X।
बताओ सेलेनियम का एन फैक्टर कितना आएगा? x माइनस 4 या 4 माइनस एक्स? 4 minus क्यों? कम होगा। हाँ भाई ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि ये कम ही होने वाला है, जब भी तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वरना हो ही नहीं सकती। तो इसका इनफैक्टर x माइनस 4 नहीं हो सकता। इतना सा आपको सीखना था। अब अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बताओ दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बराबर। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ SiO2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CrSO4। तो इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में है। तो कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, पर नॉर्मेलिटी तो नहीं दी है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सॉल्व कर लो, एक्स के लिए 0 मिल जाएगी, वो तो आप कर लोगे मुझे पता है। बोलो कोई डाउट? ये देखिए इसमें क्या थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, समझना। आपके पास 0.63 ग्राम डाई बेसिक एसिड था। बताओ डाई बेसिक का मतलब क्या? 2H+। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया और इसका एक सोल्यूशन बना लिया 100 ml। Yes, sir. तो एज इट इज 0.63 ग्राम 100 ml में पहुंच गया होगा। अब देखो आगे, अब इसने पूरा 100 ml काम में नहीं लिया, कितना काम में लिया है? 20 ml। बताओ इसके 20 ml में ये पूरा पहुंचा होगा क्या? नहीं सर। नहीं पहुंचा होगा ना, कुछ ही पार्ट पहुंचा होगा। लेकिन आपने डिसॉल्व कितने में किया था? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कर सकते हैं हम कन्वर्जन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे 20 ml के लिए और उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे बाद में? 100 ml में। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब इसके 20 ml की रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन आपने करवाया NaOH से, जो कि एक बेस है। बेस का काम में आया 10 ml ऑफ N/5। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इन 20 ml, 20 ml इससे रिएक्ट कर रहा है ना, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। और तो NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं? वॉल्यूम इनटू इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई ना, N/5 का मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 1/5 है। बोलो दिख रहा है सबको? किसी को डाउट है? तो बताओ इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ गए? 2 आ गए। अब अगर ये 20 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट है तो बताओ इन 100 ml इसके मिली इक्विवेलेंट कितने रहे होंगे? 2/20 इंटू 100, 10 मिली इक्विवेलेंट रहे होंगे। मतलब आपने जो एसिड डिसॉल्व किया था उसके कितने मिली इक्विवेलेंट आया आपके पास? 10। आपने 100 ml में 10 मिली इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बस अब मेरे पास इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, तो देखो मिली इक्विवेलेंट्स को एसिड में बदलो, कितने हो गए? 10/1000। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास इनटू इसका एन फैक्टर। सॉल्व कर सकते हैं? तो कर लो। देखो 0 से गया 0, 100, मोलर मास कितना आ जाएगा? 126। क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है उनके इक्विवेलेंट्स को क्या कर दो? बराबर। चलो एक और आखिरी क्वेश्चन, ये आपने कर लिया, दिमाग लगाना लेकिन, ठीक है ना, दिमाग लगा के सॉल्व करना, हो जाएगा आपसे। मेरे पास है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसका मैंने A मोल लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, ठीक है। यहां पर मुझे NaOH के 5 मोल की जरूरत पड़ी। फिर मैंने दोबारा से H2C2O4 लिया और इस बार इसका B मोल लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी KMnO4 के साथ। चलो इसका A मोल ही लेते हैं वापस से, ठीक है। KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में। आपको बताना है मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन में कंप्लीट करता हूं। इन दोनों की रिएक्शन से बना Na2C2O4 प्लस 2H2O, यह है 2NaOH। आपको यहां पर मोल्स ऑफ KMnO4 की वैल्यू बतानी कि KMnO4 के कितने मोल्स आपको यहां पर चाहिए होंगे। करें सॉल्व।
चलिए देखें, सब n फैक्टर का खेल है, सेम सब्सटेंस है। देखो ये H2C2O4 से क्या बना रहा है, Na2C2O4। यहाँ से यहाँ जाने में इसने 2H प्लस लूज किए होंगे, तो इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर कितना है, 2। NaOH बेस है, एक NaOH एक ही OH माइनस दे सकता है, इसका n फैक्टर है 1। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इसके मोल्स इनटू इसका n फैक्टर, NH के इक्विवेलेंट्स होंगे NaOH के मोल्स इनटू इसका n फैक्टर। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 5/2। सही है। अब यही A मोल यहाँ काम में आ रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में इसको कंप्लीट करो, एसिडी में Mn किस में जाएगा, +2 में, और ऑक्जेलेट को CO2 में। बोलो समझ में आ रहा है। अब बताओ Mn का n फैक्टर +5 और ऑक्जेलेट का +3 से +4 जा रहा है, इसका n फैक्टर फिर से कितना आएगा, 2। अब फिर से लिख दो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, इसका मोल्स इनटू इसका n फैक्टर। बताओ इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, पता नहीं, इसके मोल्स, इसका n फैक्टर 5। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, N की वैल्यू आ गई 1। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर रेडॉक्स और साथ ही साथ में मोल एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, अगर दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, उनके दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। तो अभी और क्वेश्चंस जो भी वैरायटी होगी वो आपको मटेरियल मिल जाएगी, आप उनको ट्राई करना। जो भी जो ऑक्सीडेशंस बदल रहे हैं, मतलब +2 से कैसे, मतलब तो जैसे कि आपने निकाला +7 से +2, फिर दूसरे रिएक्शंस में Cr जैसे Cr2 तो ऑक्सीजन नंबर निकालना सिखाया ना मैंने आपको, तो उससे निकालो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अभी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो आप निकाल कर देखो, आप यहाँ मत करो, आप अपनी कॉपी को उसी टाइम पे निकालो, कैलकुलेट करो क्या आप इसका +3 निकाल पा रहे हो। वो नहीं आ रहा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप क्वेश्चंस करना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अपना अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप लोग पहले से एक बार थियरी पढ़ के आएंगे तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए कन्वीनियंट होगा। तो कल हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कवर कर लेंगे पूरा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और भी जो पार्ट्स होंगे। तो आप लोग से मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ के आना, आपके जो भी नोट्स अवेलेबल है, सोर्स अवेलेबल है उससे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं।